मैं प्राइवेट स्कूल में था तो उस टाइम पे स्कूल में इतना हरासमेंट हो गया था, इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गया था कि मुझे लगा कि अब यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। तो वहाँ से निकलने के लिए मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। एज एन आर्टिस्ट क्या करना चाहिए, क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए? स्कूलिंग मैंने वो किया, फिर मैंने कॉलेज में BFA किया, उसके बाद क्या? आर्ट एक ऐसी चीज़ है, चाहे हम सो रहे हों वो हमारे दिमाग में घूमती रहती है। जो आर्टिस्ट है वो हमेशा कनेक्ट रहेगा उस चीज़ से। बिहार से फैमिली है जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, कोई आईडी नहीं है, बिना उसकी आईडी के वो एडमिशन नहीं ले सकते, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे भी पढ़ाते हैं। ऐसा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम इस तरह से बिना एडमिशन के भी पढ़ा रहे हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, मान लो कोई टीचर है, उसकी सैलरी होनी चाहिए 45,000 जा रहे हैं, बट 25,000 उनसे वापस ले रहे हैं। रिसोर्सेज गवर्नमेंट स्कूल में आपको इनफ मिल जाते हैं वर्सेस प्राइवेट स्कूल में तो आपके पास सबके पास एक्सेस है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छे स्टूडियो में लाइटिंग में बैठ के ही सिर्फ आर्ट हो सकती है। शांति निकेतन कॉलेज की बात करूँ, क्लासेस बाहर लगती हैं, पेड़ के नीचे। मेरी मोस्टली क्लास में बाहर लेता हूँ। और गवर्नमेंट में आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट स्कूल में? गवर्नमेंट में हमें मेडिकल अलग से फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और पे स्केल जो है वो एक मुझे लगता है कि जेन्युइन पे स्केल है। एक TGT 6 to 8 क्लास को पढ़ाने वाला टीचर 1 लाख सैलरी है उसकी पर मंथ, तो दैट्स नाइस। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर कुछ सीख रहे हो और इंजॉय करते हुए अगर सीख लें तो उससे बेटर कुछ नहीं। सो टॉप 3 बुक्स फॉर HTET। राकेश गोस्वामी राइटर की स्मार्ट कला नाम से बुक है, मैं रिकमेंड करूंगा। सेकंड NCERT बुक, वो जरूरी है। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द हार्टफुल शो। आज हम आए हैं नवीन जी के क्लासरूम में। हेलो सर। हेलो, या मैं आपको गुड मॉर्निंग सर ये बोलूं? गुड मॉर्निंग। कैसे हो सर, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब एवरीथिंग केप्ट असाइड, आई एम सो हैप्पी कि आप आज यहाँ पे हो। दिस वाज वन, मैं आपको बहुत टाइम से ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू कि मैं आपका इंस्टाग्राम भी देखा, फॉलो कर रहा हूँ। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्पिरेशंस कि आप जो कर रहे हो। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द हार्टफुल शो। एंड कैसे लग रहा है आपको सबसे पहले? थैंक्स ए लॉट फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और जैसा कि मेरा ये फर्स्ट पॉडकास्ट है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, हाँ तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ, Nice. आज अनफॉर्चुनेटली हम गैलरी में नहीं है, बट ठीक है, सून आपको एक बार वी विल टेक यू टू द गैलरी इज वेल। Sure. तो नवीन सर, आई मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे आपने मतलब एवरीवन नोज अबाउट यू, आपने गवर्नमेंट स्कूल टीचिंग में स्टार्ट किया। हाउ डिड यू फर्स्ट टर्न आर्ट इनटू अ प्रोफेशन? आपने मतलब बचपन से था कि मैंने आर्ट टीचिंग में ही जाना है या एजुकेशन सिस्टम में ही जाना है, कैसे हुआ वो? बेसिकली ऐसा कोई टीचिंग लाइन में जाने का नहीं सोचा था, बट आर्ट में जाना है वो पता लग गया था। वो तब पता चला जब मैं स्कूल टाइम में, जो हमारा मिडिल एज होती है, जैसे हाँ जी 6 to सर। 8 क्लास जो चल रही होती है, तो उस टाइम पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात। जैसे मैथमेटिक्स का भी होमवर्क मिलेगा, बट सबसे ज़्यादा टाइम मैं क्या करता था, मैं आर्ट में ज़्यादा बिजी रहता था पूरा टाइम। तो उस टाइम मुझे लगा कि जाना है तो आर्ट फील्ड में ही कुछ करना है, बट ये नहीं पता था कि करना बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स करना है या एनिमेशन में जाना है या ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाना है। वो गाइडेंस नहीं थी, बट ये था कि आर्ट फील्ड में जाना है, तो वहाँ से डिसाइड किया कि इसी फील्ड में कुछ करना है। बट आपका कुछ ऐसे सपना था कि क्या, जैसे आपने कहा ना 6 to 8 क्लास में सब सपना सोचते हैं कि मे बी मैं एक ये बड़ा आर्टिस्ट बनूंगा या मैं आई वांट टू डू समथिंग इन द वर्ल्ड, कुछ ऐसा सपना था आपका? ऐसा सपना, बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनने का कभी सपना नहीं था, बट एनिमेशन का मुझे स्टार्टिंग से था कि हाँ, जैसे हम मूवीज़ देखते थे, हम कार्टून्स देखते थे, तो वहाँ से इंस्पिरेशन मैंने सोचा था कि मैं एनिमेशन फील्ड में जाऊँगा। बट एनिमेशन में तो नहीं गया। बाद में जैसे जैसे एज निकलते गई, एक्सपीरियंस होता गया, तब पता चला कि जो मज़ा टीचिंग में है वो मुझे नहीं लगता किसी और चीज़ में है। सही बात है, बिल्कुल सही बात। बट आपको कोई इंस्पिरेशन था व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, कोई आर्टिस्ट या कोई मेंटोर? मेरे जो मदर की फैमिली है वो A to Z टीचिंग लाइन में है। ओह वाओ, अच्छा ये तो नहीं। वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली थी। जो मेरे नाना जी थे वो इतने अच्छे टीचर थे कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता उस चीज़ को। अच्छा, तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन ही वाज मिली आल्सो थी। एन आर्ट टीचर? नो, अच्छा। वो मैथमेटिक्स और इंग्लिश टीचर थे, और जो मेरे मामा हैं वो बायोलॉजी टीचर हैं। तो सारी फैमिली जो है वो टीचिंग लाइन से कनेक्टेड थी, तो वहाँ से मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ अपने आप को।
सही कि है ना, ये फैमिलीज में बड़ा होता है कि जब ऑफ कोर्स स्पेशली आप जो ऑल्सो फ्रॉम नॉट फ्रॉम टियर 1 सिटी, स्पेशली गांव में एंड टियर 2 सिटीज़ में ये होता है कि नहीं मेरा बेटा आर्ट नहीं परस्यू करेगा। जैसे आपने कहा ना योर नाना जी वाज आल्सो मैथमेटिक्स का Yes. टीचर, तो ऐसा कभी हुआ कि नहीं नवीन मतलब आर्ट आर्ट क्यों यार, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी या कुछ कंप्यूटर साइंस, कुछ लोगों को ये लगता है कि कुछ लेजिटिमेट सब्जेक्ट। मैं जैसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे पेरेंट्स ने भी यही सोचा था, या तो इंजीनियर या डॉक्टर, दो ही चीज़ों का हमारे छोटे शहरों में दो ही चीज़ों का पता होता है, सही बात। या तो डॉक्टर या इंजीनियर। तो वहाँ से जैसे मैं 11th के बाद भी नॉन मेड से मैंने 11th और 12th परस्यू किया। तो बट जैसे जैसे कॉम्पिटिशन्स में, और एक टर्निंग पॉइंट ये रहा मेरी लाइफ का, क्लास 9th में ही मुझे गवर्नर से स्टेट अवार्ड मिल गया था। ओ तो फैंटास्टिक। वहाँ से फैमिली को भी थोड़ा लगा कि हाँ आर्ट फील्ड में ये करना चाह रहा है तो इसको करने दो, कोई इशू नहीं है। तो बाद में जैसे जैसे चीज़ें चलती गई तो फैमिली ने भी साथ देना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद वो मैं यहाँ घर पे कॉन्वर्सेशन कैसे थी कि मैं नहीं मम्मा मैंने तो आर्ट परस्यू करना है, या कुछ ऐसा कोई कॉन्वर्सेशन थी? वो रेगुलर चलता रहता था कि हाँ इंजीनियर कर, इंजीनियरिंग ज़्यादा बेटर है, तो वो थोड़ा सा रहता ही है। बट पेरेंट्स की साइड से मुझे ये सबसे ज़्यादा मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। जैसे मेरी सिस्टर हैं, वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, उनका बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट चला गया। ओ वाह। मेरा जो भाई है वो शेफ़ है, ओ तो वो अलग वाह। डिपार्टमेंट चला गया। तो हम जो सिबलिंग्स हैं तो सभी ने अपनी मर्जी से सेलेक्ट किया अपना जो भी उन्होंने साइड से सेलेक्ट करना चाहते थे, उसके अकॉर्डिंग कोई इशू नहीं रहा। बट यू आर एक्चुअली फ्रॉम अ वेरी स्मॉल सिटी जिंद, मतलब इतने बड़े सपने सबके होते हैं सर, मेरे भी हैं, सबके होते हैं। वाई डिड यू डिसाइड टू स्टे इन जिंद? आपको ये क्यों था कि मैंने यहीं पे रहना है और यहीं पे मतलब परस्यू करना है? ये चीज़ मेरा भाई भी हमेशा बोलता है कि जो एक्सपोजर दिल्ली और गुड़गांव में या बड़े शहरों में मिल सकता है वो स्मॉल सिटीज़ में नहीं है। बट मुझे हमेशा लगता था कि जींद जैसे शहर में एज ए गवर्नमेंट टीचर मैं हूँ, तो वहाँ के स्टूडेंट्स को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। सही बात। मैं जैसे KVS केंद्रीय विद्यालय में भी जॉब करके आया, तो केंद्रीय विद्यालय को छोड़ना इतना एक वो डिसीजन रहा थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि वो जो ड्रीम जॉब होती है लोगों को, सही बात पूरे है सर। इंडिया से 250 टीचर सेलेक्ट हुए थे आर्ट एजुकेशन में, ओ वाह। तो वहाँ वो जॉब छोड़ना और फिर स्टेट गवर्नमेंट में आना। बट मुझे हमेशा ये लगता था कि स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मेरे जैसे टीचर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि नेशनल लेवल पर तो ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं टीचर्स, यहाँ पर बहुत रेयरली टीचर्स मिलते हैं, स्पेशली स्पेशली आर्ट, आर्ट हाँ स्पेशली आर्ट सब्जेक्ट। हाँ आर्ट सब्जेक्ट का। बट टेल मी, अच्छा 3 डिफरेंसेस बिटवीन सिटी लाइफ एंड टियर 2 सिटी लाइफ। अगर मैं मेट्रो सिटी की बात करूं, यहाँ पर चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है बच्चों को, सामने हम बहुत सारी एग्जीबिशंस में विजिट करवा सकते हैं। बट स्मॉल सिटीज़ की बात करें, सबसे पहले तो आर्ट जो वर्ड है ना, पेरेंट्स को लगता है ये क्या फालतू चीज़ कर रहे हो, बिल्कुल सही। इसकी क्या ज़रूरत है। उनको इसकी वैल्यू ही नहीं पता कि आर्ट से ही तो सब कुछ स्टार्ट हुआ है, वो उनको बिल्कुल पता ही सही। नहीं। सबसे पहले जब इंसान ने जब बोलना भी स्टार्ट नहीं किया था, तो उन्होंने जो मोटिव से अपनी चीज़ें या फिर पेंटिंग से चीज़ें बतानी स्टार्ट करी थी, तो वो आर्ट से सबसे पहले स्टार्ट की थी। तो वहाँ से वो चीज़ें उनको डिस्क्राइब करना इतना ज़रूरी है, तभी वो चीज़ छोटे शहरों के मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक कि सर आर्ट इज समथिंग दैट यू आर बोर्न विद। जैसे बाकी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स बायोलॉजी ये सब तो पढ़ाया जाता है, बट एक वो इंस्टिंक्टिव होती है ना, जैसे गाना गाना भी या डांस करना भी, ऐसा नहीं है कि कोई पहले स्टार्टिंग से सिखाता है, बाद में हमें पता चलता है कि एक बच्चा को डांस करना अच्छा आता है तो इसको सिखाते हैं ज़्यादा। सो आई थिंक आर्ट इज़ द बेसिक्स ऑफ एनी ह्यूमन कि व्हेन ही इज़ बोर्न। बट वहाँ पे जब आपने ये डिसाइड किया एंड स्पेशली शिफ्टिंग फ्रॉम KVS टू अ स्टेट बोर्ड, तो वहाँ पे लोगों ने सपोर्ट किया कि आप मेरे बच्चे को पढ़ाओ या आर्ट सिखाओ? हाँ बिल्कुल, ऐसा तो कोई मतलब KVS में आज भी स्टूडेंट्स, वहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट्स मुझे कॉल करते हैं कि सर आप क्या ऑनलाइन क्लास दे सकते हो हमें, ये कर सकते हो हमारे लिए, आज भी सपोर्ट मांगते हैं, आज भी डिस्कस करते हैं अपनी चीज़ों को। तो जब हम कहीं भी शिफ्ट होते हैं दूसरी जगह पे, तो पुरानी जगह हमेशा कभी भूल नहीं पाते। नहीं, बट वो मेरा एक अलग क्वेश्चन चीज़ ये है कि पेरेंट्स की साइड से कभी सपोर्ट तो ऐसा नहीं है कि नहीं आया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पेरेंट्स तो हमेशा चाहते ही हैं कि हमारे घर के पास हमारी फैमिली के साथ अगर हमारा बच्चा रहे तो वो ज़्यादा बेटर है। तो पेरेंट्स तो हमेशा ही, पेरेंट्स को शिफ्ट होना वहाँ पे बहुत ही मुश्किल था, बट मेरे लिए शिफ्ट होना या मेरे को भी लगता है थोड़ा सा कंपेयर किया जाए तो काफ़ी इजी था। और बच्चों के पेरेंट्स उन्होंने कभी कुछ बोला कि नहीं मेरा बेटा आर्ट नहीं परस्यू, मतलब ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ?
ऐसा तो हमेशा होता है। हाँ, कोई सबसे यादगार इंसिडेंट आपके साथ जो अभी हुआ है? लेटेस्ट जो स्कूल में पेरेंट्स आए, दो या तीन पेरेंट्स एक साथ इकट्ठे होके आए, तो उनकी कंप्लेंट हमारे हेड से यही थी कि हमारा बच्चा सारा दिन आर्ट करता है, बाकी सारे सब्जेक्ट उसने छोड़ दिए और उसका फोकस हमेशा आर्ट पे ही रहता है। तो ऐसी चीज़ें चलती रहती है, ये चीज़ें फिर उनको थोड़ा सा काउंसलिंग करना पड़ता है, थोड़ा समझाना पड़ता है कि आर्ट की क्या वैल्यू है, क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, आर्ट में हम अपना फ्यूचर कैसे देख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं चीज़ों को, वो सारा कुछ समझाना पड़ता है। सब एंड एक्चुअली एंड ये मैं मतलब हम भी इतनी साल से कोशिश कर रहे हैं दैट आई वांट टू टेल पीपल दैट आर्ट इज आल्सो लाइक अ 9 to 5 जॉब। सही बात है। यस यस। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इंजीनियर है तो आपको पैसे मिलेंगे, डॉक्टर है तो पैसे। हाँ, अभी आर्ट का जो फील्ड है इंडिया में इतना एक्सपोज नहीं है, एक्सपोजर नहीं मिला हुआ, बट आपको लगता है कि एक लेजिट 9 to 5 ये जॉब हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बहुत सारी फील्ड ऐसी हैं जो हैं भी हैं। जैसे अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात की जाए, बिल्कुल या सही। फिर और भी डिज़ाइन की इतनी सारी स्ट्रीम्स हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है, उनकी अगर बात की जाए तो वो 9 to 5 जॉब है। बट ये है कि आर्ट एक ऐसी चीज़ है, चाहे हम सो रहे हों, खाना खा रहे हों, वो हमारे दिमाग में घूमती रहती सही है। बात। जो आर्टिस्ट है वो हमेशा कनेक्ट रहेगा उस चीज़ से, वो कभी उससे बदल नहीं सकता, उससे दूर नहीं हो सकता। सही बात है सर। बट आपने ये व्हाई डिड यू चूज आर्ट टीचिंग एज अ प्रोफेशन? जैसे मैंने पहले भी पूछा था कि आपका बस चलता, आप तो दिल्ली में भी आ सकते थे, यहाँ पे लेजिट आर्टिस्ट बन सकते थे, गैलरी के साथ बहुत चीज़ें कर सकते थे आप। तो आपने मतलब आर्ट टीचिंग क्यों चूज़ किया? आर्ट टीचिंग टीचिंग इसलिए चूज़ किया क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मैं स्मॉल सिटीज़ से हूँ। जो एक्सपोज़र मुझे नहीं मिला, जो चीज़ें जैसे मुझे फ्यूचर में नहीं पता था कि आर्ट करना है, बट ये नहीं पता था कैसे करना है, कैसे क्या करना करना है? है, कहाँ जाना है, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, फिर वहाँ से आगे क्या फ्यूचर होगा, कैसे पैशन को प्रोफेशनलिज्म में चेंज प्रोफेशनल। करना है। तो वो चीज़ करने के लिए मुझे लगा कि अब करना पड़ेगा, अब स्मॉल सिटी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, और किसी ना किसी को तो स्टार्ट करना ही है ये चीज़, तभी इन चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं हम। बट कभी आपको पैसे का वो नहीं हुआ? क्योंकि ऑफ कोर्स स्टेट बोर्ड और गवर्नमेंट बोर्ड, वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक तो इतना पॉलिटिक्स है, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, इतना पॉलिटिक्स है, पैसे की मार मारी है, अच्छा मतलब बहुत नेगेटिविटी भी है। तो ये कभी नहीं लगा कि यार मैं इतने पैसे में जी भी पाऊंगा कि नहीं जी पाऊंगा? एक्चुअली पैसे का तो ये सीन है कि जितना भी हम कमा ले वो हमेशा कभी कम लगता है, इंसान हाँ, का वही है। कभी तो ना हमें सही। कभी ना कभी तो सेटिस्फाई होना है, तो मुझे लगता है जितना मुझे मिल रहा है मैं उसमें सेटिस्फाई हूँ, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी लगी नहीं। ब्यूटिफुल। सो व्हाट इज द बिगेस्ट मिथ्स अबाउट गवर्नमेंट स्कूल टीचिंग? सबसे बड़ा मिथ क्या है? गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स बेसिकली लोग सोचते हैं कि वो आते हैं और चाय पी के चले जाते हैं बिना पढ़ाए, या फिर कोई फीमेल टीचर है वो अपनी स्वेटर बुन रही होगी, या फिर धूप में बैठ के चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। आज के टाइम के अगर टीचर्स की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़कर आज के टाइम में एक्चुअली आईएएस आईपीएस डॉक्टर्स इंजीनियर्स वो बन रहे हैं। तो एक ये सिर्फ मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एंड सही कहा आपने, IAS IPS बनते हैं। बिहार मतलब द यस। बिगेस्ट एग्जांपल इज बिहार। सबसे ज़्यादा आर्मी में भी वहीं से जाते हैं, IAS ऑफिसर्स भी सबसे ज़्यादा बिहार और यूपी से बनते हैं। वहाँ पे तो नहीं है प्राइवेट स्कूल्स इतने ज़्यादा, बिल्कुल तो बिल्कुल। गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ते हैं ना। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मतलब प्राइवेट स्कूल की टीचिंग एंड गवर्नमेंट स्कूल की टीचिंग? प्राइवेट आपने दोनों देखा है। प्राइवेट स्कूल की टीचिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, मैं उससे थोड़ा सा उसे टॉक्सिक मानता हूँ। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जो टीचर्स को मेंटली हरास किया जाता है, मैं उसको ज़रूर बोलना चाहूँगा उसके बारे में। वहाँ पे टीचर्स को वो चाहते नहीं है कि वो ग्रो करे, उसको इस तरह से बिहेव किया जाता है कि वो एक आए, 9 बजे से 2 बजे तक काम करे, और उसके बाद भी कनेक्ट रहे उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ, उन्हीं स्कूल वालों के साथ। ऐसा कोई होमवर्क टीचर्स को दिया जाता है कि वो घर पे भी फ्री नहीं रह सकता, वो अपने फैमिली को टाइम नहीं दे सकता, वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सकता। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही था। जो अगर गवर्नमेंट टीचर है तो वहाँ पे आके मुझे लगा कि पूरा फ्रीडम, अगर मैं टीचिंग करना चाहता हूँ तो मुझे टीचिंग करने दिया जा रहा है। वहाँ पे टीचिंग करने दिया नहीं जाता, वहाँ पे ज़बरदस्ती चीज़ें थोपी जाती हैं। रिजल्ट्स रिजल्ट्स रिजल्ट्स। वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस है कि हाँ हमारे स्कूल का बच्चा टॉपर आ जाए, हाँ, और उनको कोई मतलब नहीं है। ये सही बात डिफरेंस है है। सर। एंड बच्चों में भी इतना मतलब डिफरेंस हो जाता है, बिकॉज बिकॉज मैं एक मानता हूँ सी सब जो बच्चे की ब्रिंगिंग अप होती है ना,
ये मेरा मानना है कि 30% ऑफ कोर्स बिटवीन द एज ऑफ 7 to 16 और 17, ठीक है, बिटवीन द एज ऑफ 7 to 15 और 16 30% पेरेंट्स करते हैं, बट 70% तो स्कूल ही करता है। बिल्कुल तो एंड स्कूल में भी कौन करता है? योर पियर्स, योर फ्रेंड्स, योर टीचर्स। तो टीचर्स ही जब ये सिखाएंगे बचपन से कि नहीं आपने टॉपर बनना है, आपने फर्स्ट आना है, आपने ये करना है, वो करना है, तो फिर कैसे चलेगा? ये प्रेशर इतना ज़्यादा होता है वहाँ पे टीचर्स को। अगर इंग्लिश का टीचर इंग्लिश के पीरियड में अगर स्टूडेंट आर्ट टीचर के पास जा रहा है तो उसी टाइम उसको रोक दिया जाता बिल्कुल है। सही। उनके साथ ऐसा बिहेव किया जाता है कि आप आर्ट कर रहे हो, आप तो सही नहीं हो, आप म्यूज़िक में जा रहे हो, आप सही नहीं हो। तो ऐसा कुछ क्रिएट किया जाता है, तो जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। बट वो टीचर्स भी वहाँ पे गलत नहीं है, क्योंकि उनको प्रिंसिपल्स इतना ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं सही बात है। और एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जाता है कि आपस में टीचर की बॉन्डिंग वो ख़त्म कर देते हैं। ना टीचर फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, ना एक साथ बैठ सकते हैं। ऐसा कुछ वहाँ पे एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। ऐसा होता था। ऐसा होता है। ऐसा होता है। नहीं, मैं केवीएस में भी आई एम जस्ट थिंकिंग कि ऐसा इन्वायरमेंट है, कैसे चेंज कर सकते हैं सर ऐसे मतलब सिस्टम को? बिकॉज अब एक्चुअली आपने सही कहा कि इतना प्रेशर हो गया है, हर चीज़ तो रिजल्ट ओरिएंटेड है कि नहीं वही कि टॉपर बनना है, मेरे बच्चे को ये करना है। तो कैसे ये चेंज हो सकता इसमें जैसे गवर्नमेंट चेंज कर रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020, है? यस सर। तो उसमें जो स्किल सब्जेक्ट्स हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो चेंजेस स्टार्ट हो गए हैं। लेट्स सी कब कितना टाइम लगता है, देखना ही है। हाँ बिल्कुल सही बात सर। बट आपकी मतलब ऐसे कोई इंटरेक्शन होती है विद यू नो, यू ऑल्सो टीच एंड यू बीन टीचिंग फॉर लॉन्ग टाइम, तो आज के डेट में नाउ ऑफ कोर्स यू आर एन इंस्टाग्राम सेंसेशन, इतने आपके फॉलोअर्स हो गए हैं, कोई दूसरे टीचर्स या दूसरे स्कूल के लोग आके आपको पोच नहीं करते कि आप मेरे स्कूल आ जाओ या आप यहाँ पे आके सिखाने लग जाओ? कल ही एक ऐसा मुझे इंस्टा पे मैसेज और डीएम आया था जो गोवा से थे। अच्छा। गोवा में उनका कोई प्राइवेट स्कूल है, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया। ऐसा कई बार होता है, बट एज ए गवर्नमेंट टीचर और जिस मैं जगह पे हूँ मैं यहाँ पे सेटिस्फाई हूँ, और मेरा जो फोकस है वो विलेज के स्टूडेंट्स के लिए ही है बेसिकली। मैं चाहता हूँ उनको कुछ ऐसा सिखा दूँ कि उनकी ज़िंदगी बन जाए, बस मेरा फोकस यही है। एंड ऑफ कोर्स ज़िंदगी बनी भी होगी, आपने इतने साल 10 साल हो गए आपको आई थिंक Yes. पढ़ाते हुए, तो ऐसा कभी मोमेंट हुआ है कि किसी बच्चे का फ़ोन आया हुआ है? एक्चुअली स्कूल की टीचिंग से पहले आई वाज गिविंग कोचिंग इन एनआईडी और एनआईएफटी वी विल, हाँ मुझे एंट्रेंस पता है। एग्जाम्स। तो वहाँ पर एडमिशन लेने के बाद जो बच्चे पास आउट हुए हैं आज के टाइम में, जो बहुत अच्छे डिज़ाइनर बन चुके हैं ऑलरेडी, जैसे तनिष्क ब्रांड है, ज़ारा है, और एक मेरी स्टूडेंट है जो सनी लियोनी की स्टाइलिस्ट है। ओह वाह, तो उनके काफ़ी फ़ोन्स कई बार आते हैं, डिस्कस होता है, तो उस टाइम पे प्राउड फील होता है। तो कि मैंने कुछ that's तो अच्छा nice. कर दिया। तो उसी से एक लगता है कि हाँ सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, वहीं से मोटिवेशन मिलती है। सर एक रोड मैप अगर मैंने किसी बच्चे के लिए बनाना है कि स्टार्टिंग से एंड तक, तो क्या रोड मैप मैं बनाऊंगा फॉर अ किड? अगर मैं आर्ट फील्ड की बात की करूँ तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को हमें इंटरेस्ट क्रिएट करना है। वो इंटरेस्ट, जो बच्चे ड्राइंग फाइल लाना पसंद नहीं करते, जो बच्चे बुक लेकर आना पसंद नहीं करते, जो ड्राइंग करना पसंद नहीं करते, उनको एक एनवायरनमेंट हमें बना के देना है कि ये फ्रूटफुल चीज़ है और इसमें इंजॉय है, इसमें हमारा एक अलग कैटेगरी उनको बताना पड़ेगा। तो वहाँ से स्टार्ट करके फिर फंडामेंटल्स पे मैं आता हूँ हमेशा। जैसे बेसिक एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स हैं जो आर्ट के, हमें सबसे पहले हम अगर किड्स की बात की जाए नर्सरी या फर्स्ट क्लास की, तो उन्हें लाइन से स्टार्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस। तो मैं अपनी ड्राइंग में भी सबसे पहले लाइंस और शेप्स और फॉर्म्स इनकी बात करता हूँ। तो उनकी वहाँ से फिर चीज़ों को डिस्टोर्ट करना, नई चीज़ क्रिएट करना, तो वहाँ से फिर स्टार्ट होते इमेजिनेशन, हैं। Yes. और फिर वहाँ से वो होता है। बट सर रिसोर्सेज गवर्नमेंट स्कूल में, ये एक डिफरेंस मुझे लगता है, रिसोर्सेज गवर्नमेंट स्कूल में आपको इनफ मिल जाते हैं वर्सेस प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल में तो आपके पास सबके पास एक्सेस है, यहाँ पे बच्चों के पास भी बेचारों के पास पैसा नहीं होता। रिसोर्सेज की बात की जाए, रिसोर्सेज हमें खुद क्रिएट करने पड़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छे स्टूडियो में लाइटिंग में बैठ के ही सिर्फ आर्ट हो सकती है। वाह। अगर मैं शांति निकेतन कॉलेज की बात करूँ तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है? क्लासेस बाहर लगती हैं, हाँ जी सर, बिल्कुल और सही। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सोचा था कि हाँ बाहर एक ऐसा एनवायरनमेंट स्टार्ट किया पेड़ के जाए, नीचे मतलब। तो मेरी क्लासेस का भी वही रहता है। मेरी मोस्टली क्लास में बाहर लेता हूँ, और बच्चों को पूरी फ्रीडम है। ये कैंपस है, कैंपस के अंदर जहाँ मर्जी बैठो, जो मर्जी बनाना है वो ड्रॉ करो, बस इंजॉय
एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर कुछ सीख रहे हो और इन्जॉय करते हुए अगर सीख लें तो उससे बेटर कुछ नहीं है। साहब के कोई बदमाश स्टूडेंट्स हैं, मुझे उनके बारे में बताओ। ये बड़ा मज़ेदार, कोई ऐसा है जो इतनी बदमाशी करता है आपके साथ? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, हर एक क्लास में 2 या 3 स्टूडेंट्स तो पक्का ऐसे होते ही हैं जिनको अगर कहा जाए पोर्ट्रेट बनाना है तो वो जानबूझ के ऐसे फनी इमेजेस क्रिएट करेंगे ताकि जानबूझ के छेड़ने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए और ताकि लोग उनको देखें और वो खुश रहे। बट दैट्स ऑल्सो आर्ट, उसमें मैं उनको कभी क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ बल्कि अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो जो सोच के किया उसके पीछे कंसेप्ट है, उसके पीछे भी तो उसके कोई पीछे भी सोच तो है। कंसेप्ट है ना, तो इसलिए ऐसा क्रिटिसाइज नहीं करता, तो मोटिवेट ही करता हूँ बल्कि। Talking about again schools, what is the difference? And I'm saying this because everyone wants to know this from an education point of view. When we talk about private schools versus government schools, वहाँ पे पे स्केल भी तो अलग होएगा for teachers. पे स्केल तो अगर बात की जाए तो ये तो बहुत बड़ा खेला है हाँ। क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स 5,000 से लेकर 10,000 12,000 मैक्सिमम 25,000 तक जाते हैं, वाह। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है और उस चीज़ ज़्यादा का है। फ़ायदा जो है फायदा प्राइवेट उठाए। ऑर्गेनाइजेशन उठाती है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है अगर बात की जाए तो। और गवर्नमेंट में आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में? गवर्नमेंट में हमें मेडिकल अलग से फैसिलिटीज़ मिलती हैं और पे स्केल जो है वो एक मुझे लगता है कि जेन्युइन पे स्केल है। अगर एक टीजीटी 6 to 8 क्लास को पढ़ाने वाला टीचर 1 लाख सैलरी है उसकी पर मंथ, तो दैट्स नाइस। ओह वेरी नाइस, दैट इज़ वेरी गुड। आपको नहीं लगता कि सर मतलब एक ये शिफ्ट भी होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक जब से प्राइवेटाइज हुए हैं ना स्कूल्स, धंधा है, बिजनेस है, ये तो मैं ब्लंटली बोलता हूँ। तो जैसे इन अदर कंट्रीज लाइक यूएसए, इन यूरोपियन कंट्रीज, 90% और इफ नॉट 90%, 70% ऑफ द स्कूल्स आर ऑल गवर्नमेंट ड्रिवन स्कूल्स। सब गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, गवर्नमेंट ने बैकिंग दी हुई है एंड गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं। तो यहाँ पे वो चेंज नहीं लाना चाहिए, और कैसे लाना चाहिए? चेंज बिल्कुल आना चाहिए, बट गवर्नमेंट कर भी रही है, लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? मान लो कोई टीचर है, उसकी सैलरी होनी चाहिए 45,000, तो वो 45,000 उसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं, बट वो वापस उससे ले रहे हैं वो चीज़। 45,000 जा रहे हैं बट 25,000 उनसे वापस ले रहे हैं, तो इन चीज़ों को रोकना अभी काफ़ी बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है। सबसे पहले इसके लिए मुझे लगता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट स्कूल्स का, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट को काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई हम एज ए फैमिली अगर हम देखें अपने स्टूडेंट को, हम नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा बिना लाइट के, Exactly. बिना रिसोर्सेज के, बिना जिस स्कूल में लैब ना हो ऐसी जगह पे पढ़े। तो हम हमेशा ये चाहेंगे हर एक फैसिलिटीज़ हमारे स्टूडेंट्स को मिले, एसी में बैठे, वहाँ पे सारी क्लासरूम बहुत अच्छे से हो, बेंच की फैसिलिटीज़ हो। तो सबसे मैं बड़ा तो कहता हूँ प्रॉब्लम कि मुझे बेसिक्स सबसे पहले, आपने बिल्कुल सही कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे ये है कि मतलब गवर्नमेंट के पास ऐसा नहीं है कि फंड्स नहीं है। एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास बहुत फंड्स हैं जो लगा सकते हैं, बट यही है, पॉलिटिक्स है, बहुत चीज़ें हैं, रेड टेप है, मतलब बहुत चीज़ें हैं। बट एज यू राइटली सेड कि एसी रूम्स भी ना होए, बेसिक बेंचेस होए, मैं कहता हूँ सेकेंड हैंड बुक्स, बिकॉज बुक्स कैन ऑल्सो बी रिपीटेड। तो ये चीज़ें भी हों, तो यू डोंट थिंक दैट कैन हैपन? तो बुक्स की कोई इशू नहीं है, बेंचेस का भी हरियाणा में मुझे नहीं लगता कोई इशू है, बट बिल्डिंग को एकदम रिनोवेट करना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने भी स्कूल्स हैं विलेजेस में, उनको एक बार दोबारा से रिनोवेट कर दिया जाए, क्योंकि जगह की कोई कमी नहीं है। जगह जितने तो भी बहुत है। गवर्नमेंट स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा उनके पास एरिया है, तो एरिया की कोई कमी नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग को दोबारा रिनोवेट करने की मुझे ज़रूरत लगती है। और टीचर्स गवर्नमेंट के पास हैं वो प्राइवेट के पास कभी नहीं हो नहीं सकते। है, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटीज देती है, मेडिकल आप कह रहे हो, पेंशन होती है, लिविंग एक्सपेंस मतलब आपको अकोमोडेशन देती है। सो आई डोंट थिंक कि मतलब ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है गवर्नमेंट के पास। बट सर मतलब सच अ ब्यूटीफुल थिंग जो आपने ये किया है। मैं थोड़ा ना और इसमें डीप जाना चाहता हूँ एंड एक्चुअली लाइफ जानना चाहता हूँ। वाई? बिकॉज ये हम जो शहर में रहते हैं, मैं ब्लंटली बोल रहा हूँ कि हमें नहीं पता होता कि क्या क्या, व्हाट आर द challenges that you face. सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है when when you go and you teach in the morning गवर्नमेंट स्कूल किड्स के साथ? क्या चैलेंज फेस करते हो आप? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है, मान लो मुझे कोई स्केचिंग का काम करवाना है और स्टूडेंट के पास ड्राइंग फाइल नहीं है। विलेज के बच्चों को मैं ये कह भी नहीं सकता कि तुम ड्राइंग फाइल खरीद लो, तुम्हारे घर के पास कोई शॉप होगी, क्योंकि उनको वो ड्राइंग फाइल खरीदने के लिए भी कम से कम 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर शहर में जाके वो खरीदनी पड़ती है। तो सबसे बड़े चैलेंज तो यही हैं
कि उनको मटेरियल की काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है, तो बहुत टाइम कई बार ऐसा होता है कि मैं खुद मटेरियल उनके लिए लेकर जाता हूँ। वाओ। या फिर कुछ एनजीओज़ हैं जैसे मेरी वीडियोस देख के कोई स्पॉन्सर भी करते हैं, कोई बुक स्पॉन्सर करता है या फिर कोई आर्ट मटेरियल स्पॉन्सर करता है, तो उनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इन स्टूडेंट्स को उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दैट्स नाइस। कोई एंड गवर्नमेंट मतलब आल्सो डज नॉट हेल्प इन दिस, द एजुकेशन डिपार्टमेंट डज नॉट हेल्प। एजुकेशन डिपार्टमेंट सिर्फ बुक्स प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और स्टूडेंट्स को जो उनकी यूनिफॉर्म्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें गवर्नमेंट भी दे रही है, जैसे मिड डे मील यस फ्री ऑफ ऑफ कोर्स। कॉस्ट, तो चीज़ें गवर्नमेंट भी कर रही है। बट वो जो स्टूडेंट्स हैं वो इतना ज़्यादा, वो लेबर उनके पेरेंट्स हैं और वो दिन में 500 रुपये कमा कर या फिर उससे अपना खर्चा चला रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स को हम बोल भी नहीं सकते कि तुम ये चीज़ लेकर आओ या फिर ये चीज़ तुम खरीदो। तो उससे अच्छा है कि जो सोर्स रिसोर्सेज हमारे पास हैं उन्हीं में बेस्ट हम उनको सिखा सकें। नहीं सर, मैं तो ये आई विल ऑल्सो लव टू डू समथिंग इफ आई कैन हेल्प यू। तो आने आर्ट ये बिल्कुल करेगा, वी विल सेंड यू कैनवसेस एंड थैंक्स अ सम, लॉट सर, थैंक्स अ हम लॉट। ये बिल्कुल करेंगे। बट एनीवे, टॉकिंग अबाउट दिस, टॉकिंग अबाउट सर, क्या मात्र फीस होती है गवर्नमेंट स्कूल्स में? गवर्नमेंट स्कूल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, अप टू 8 स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल फ्री है। अप टू? 8th क्लास। अच्छा, अप टू 8th क्लास के लिए। और उसके बाद? उसके बाद मिनिमम 100 रुपीज़, 50 रुपीज़, अच्छा, मतलब महीना? कुछ स्कूल्स में 200 मैक्सिमम महीना? महीना। वाओ। वो तो फिर ऑफ कोर्स मतलब दिस इज समथिंग विच मतलब दे डूइंग ओनली। एंड इसमें ऐसे कुछ होता है क्राइटेरिया कि इतने ही स्टूडेंट्स में ले सकते हैं, या कि मतलब जैसे स्ट्रेंथ जो होती है, स्कूल स्ट्रेंथ? एक्चुअली हरियाणा के जो स्कूल्स हैं उनमें पहले ही जो क्लासरूम है, जो फैसिलिटीज़ है, उनके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स बहुत कम है। तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई स्टूडेंट आया और वो एडमिशन ना ले सके, तो सीट्स हमेशा अवेलेबल रहती हैं, ऐसे कोई इशू आया नहीं। एंड उसके बाद डज द गवर्नमेंट स्कूल और द स्कूल्स पुश द किड्स टू डू समथिंग? जैसे प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है कि कॉलेजेस में काउंसलिंग, मतलब करियर काउंसलिंग की हेल्प करते हैं, तो इसके बाद स्कूल के बाद यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स में कैसे उनको आगे पुश करते हैं या परस्यू करवाते हैं? ऐसा गवर्नमेंट स्कूल्स में वर्कशॉप्स वगैरह, काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग वगैरह होती हैं, होती है? बट इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी प्राइवेट्स में होती हैं। हम्म। होती हैं, तो करियर फेयर, जैसे प्राइवेट में करियर फेयर लगता है बट गवर्नमेंट में करियर फेयर नहीं लगते हैं, तो ये थोड़ा इशू रहता है। बट कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जैसे मिशन बुनियाद है, या फिर कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो बच्चों को, जो आईआईटी और आईआईटी की कोचिंग जो फ्री ऑफ कॉस्ट, सुपर 100 एक स्कीम है, उसमें स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट वो कोचिंग दी जाती है। वाह। तो से ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। मिशन बुनियाद के बारे में प्लीज टेल, आई नो अबाउट मिशन बुनियाद बट आई वांट पीपल टू नो व्हाट इज मिशन बुनियाद। मिशन बुनियाद एक ऐसी स्कीम है जो स्टूडेंट थोड़े से स्टडीज़ में अच्छे हैं, तो उन लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अलग कुरुक्षेत्र या फिर अलग जगह जाकर उनको कोचिंग दी जाती है और उनको पढ़ाया जाता है, ताकि वो आईआईटी और जेई जैसे एग्ज़ाम्स हैं उनको क्रैक कर सकें। बिल्कुल सही बात। एंड आर्ट के लिए कोई ऐसा लोग पुश नहीं करते ना? आर्ट के लिए अभी ऐसा कुछ नहीं है। आर्ट के लिए आई होप कि जल्दी कुछ ऐसा स्टार्ट हो जिसमें स्टूडेंट्स को एनआईडी, एनआईएफटी जैसे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने के लिए उनको बेनिफिट हो ऑफ सके। कोर्स, इंशाल्लाह। मैं तो ये बोलता हूँ। बट जैसे आपके भी इतने स्टूडेंट्स होते हैं जो 12th के बाद, या बहुत लोग, मतलब बहुत बच्चे 12th परस्यू करते हैं सर गवर्नमेंट स्कूल्स में 12th हाँ, तक? बहुत करते हैं, मोस्टली करते हैं। कि ऐसा तो नहीं होता कि ड्रॉप आउट हो जाता है कि नहीं अब मैंने दिहाड़ी करनी है, काम करना है? ऐसे होते हैं बट वो 1% में मानता हूँ उनको। जैसे कई बार सिचुएशन, फैमिली की सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उनको अपनी पढ़ाई छोड़कर 8th के बाद तो वो कोई दिहाड़ी पे लग जाता है, कोई किसी शॉप पे काम करने लग जाता है। बट उनको भी हम मोटिवेट करते हैं। जो गवर्नमेंट के टीचर्स हैं वो स्पेशल उनको घर से जाकर लेकर आते हैं, स्कूल में वाओ। पढ़ाते हैं। तो एफर्ट्स टीचर कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी एफर्ट्स कर रही है, बट इनको चीज़ें चेंजेस होने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। सर ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपके साथ अभी हाल ही में हुआ है, जितना मतलब दुख भरा इंसिडेंट हुआ है? इंसिडेंट अभी एक बिहार से फैमिली है जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, जिसके पास कोई आईडी नहीं है, जिनको हम एडमिशन ले नहीं सकते क्योंकि बिना उसकी आईडी के वो एडमिशन नहीं ले सकते। बट वो पढ़ना चाहता है वो बच्चा, अगर नहीं स्कूल में आएगा तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, वो कोई गलत जगह पे जा सकता है। तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे भी पढ़ाते हैं। ऐसा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम इस तरह से बिना एडमिशन के भी पढ़ा रहे हैं।
Beautiful, sir. I think salute to you. I mean, this is the biggest thing I Thank you, can sir. say. Thank you. But and for someone who wants to pursue art, I was asking you, जिसने आर्ट परस्यू करना है उसके बाद आप मतलब पर्सनली क्या करते हो उसके लिए? ऐसे होते हैं बच्चे जो कहते हैं सर नवीन सर मैंने तो अब आर्ट परस्यू करनी है, आप मुझे बताओ डायरेक्शन दो कि कैसे. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो करना चाहते हैं, तो उनको गाइड मुझे बताना होता है कि कौन से कॉलेज में आप लोग एडमिशन ले सकते हो और एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करना है, वो उनको मैं गाइड करता हूँ उस तरह से. तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं. कैसे कैसे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं सर, प्लीज़ इसकी भी बताइए. जैसे अगर कोई स्टूडेंट फाइन आर्ट्स स्ट्रीम में जाना चाहता है, तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में डिफरेंट कॉलेजेस का अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है. बिल्कुल तो सर. हर एक कॉलेज का अलग फॉर्म फिल होगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर प्रिपरेशन होती है. अगर कोई स्टूडेंट डिज़ाइनिंग में जाना चाहता है तो उसके लिए बीडेस के लिए अलग फॉर्म्स होंगे, जैसे एनआईडी है, NID of नेशनल course. इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है, एनआईएफटी है. या फिर कोई आर्किटेक्ट बनना चाहता है तो उसके लिए नाटा का नाटक है. एग्ज़ाम क्रैक करना होगा, या फिर जेई पेपर 2 का एग्ज़ाम क्रैक करना होगा. या फिर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में जाना चाहता है, प्रोडक्ट डिज़ाइन में जाना चाहता है स्टूडेंट, तो उसको यूसीड का एग्ज़ाम क्रैक करना होगा. मतलब अब लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि आईआईटीएन सिर्फ इंजीनियरिंग में नहीं, तुम डिज़ाइन में भी आईआईटी जा में जा सकते सकते हो. हो. तो डिज़ाइन स्ट्रीम में भी जाके आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो. एंड आईआईटी क्यों बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बहुत है. सारे. इनफैक्ट डीयू में भी है, मतलब मैं तो कहता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी इतने कॉलेजेस का होता है ना. हरियाणा में भी, आई डोंट नो अबाउट हरियाणा, बट हरियाणा में भी ऐसे बहुत कॉलेजेस हैं. बट आईआईटी का मैंने इसलिए ऐड किया ना, क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको दिमाग में ये है कि आईआईटी, बस आईआईटी में जाना है या फिर नीट क्रैक करना है, उनको सिर्फ वो होता है. सर इनका ये भ्रम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? भ्रम तभी ब्रेक होगा तब उनको एग्जाम्पल दिए जाएंगे कि एक टेक्सटाइल डिजाइनर पर ईयर 70 लाख कमा सकता है, तो फिर तुम भी कर सकते हो. तो वो चीज़ फैमिली को कुछ नहीं है. फैमिली को ये है कि मेरा बेटा पैसे कितने कमा रहा है, वो सक्सेसफुल सिर्फ पैसों के हिसाब से देखते हैं. सही बात है. तो उनको फिर ये चीज़ बतानी पड़ती है कि अगर ऐसा कोर्स करके भी इतने पैसे कमाए जा सकते हैं. बिल्कुल सही सर. एंड टॉकिंग अबाउट एग्जाम्स, आपने खुद भी HTET मतलब दिया था, मतलब व्हाट वाज दैट जर्नी? एक्चुअली एस्टेट जो है वो सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप है गवर्नमेंट जॉब Yes, में sir. एंट्री करने के लिए. जो बेसिकली हरियाणा स्टेट में जॉब के लिए एक एग्ज़ाम होता है, तो उसको क्रैक करना पड़ता है, जिसका नाम है एस्टेट. HTET. फिर उसके बाद स्पेसिफिक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम देना होता है. बिना एस्टेट के तो आप अप्लाई भी नहीं कर Apply सकते, नहीं कर बेसिकली वो चीज़ है. तो एस्टेट के बाद फिर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है. फिर उसके बाद अगर आप स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में टॉप करते हो या फिर वैकेंसीज जितनी है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स लेकर आते हो, तो आपको जॉब मिलती है. फिर आपको जॉब मिलती है. बट ये आपका प्रेपरेशन पहले से था? एक्चुअली जब मैं प्राइवेट स्कूल में था तो उस टाइम पे स्कूल में इतना हरासमेंट हो गया था, इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गया था कि मुझे लगा कि अब यहाँ से निकलना ही पड़ेगा. तो वहाँ से निकलने के लिए मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी. और मेरा टारगेट यही था. मैं एक चैनल का नाम लेना चाहूँगा जिसका नाम है रिज़ल्ट गुरु. तो रिज़ल्ट गुरु चैनल को मैं फॉलो कर रहा था. तो मेरी जितनी भी प्रिपरेशन है मोस्टली ये मान लो कि 60 to 70% अगर मेरे आर्ट फील्ड की बात करी जाए, तो मैंने रिज़ल्ट गुरु में निशा मैम है, उनको वीडियोस देखकर मैंने सारी प्रिपरेशन करी है. ओह वाओ. तो स्कूल के गेट से निकलते, स्कूल जब छुट्टी होती थी उस टाइम पे मुझे फ़ोन मिलता था, तो स्कूल के गेट से निकलते ही वो वीडियो स्टार्ट हो जाती थी. रात के 11 या 12 बजे तक वो वीडियो कंटिन्यूस चलती थी. अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो वीडियो ऑन रहेगी, अगर मैं लेटा हुआ हूँ या फिर किसी से बात भी कर रहा हूँ, कोई फ्रेंड आया तो वीडियो ऑन रहती थी. तो मतलब उसकी 200 या 200-300 के आसपास वीडियोस हैं. तो वो पूरी वीडियोस मैंने सारी उनकी देखी हैं और उनको बस रट के एक बार समझ के. एक बार फिर से बताओ कौन सा था? आई वांट किड्स एंड आई वांट स्टूडेंट्स आल्सो टू गो टू द सेम प्लेटफॉर्म. द नेम इज़ रिजल्ट गुरु. एंड बहुत हैं ऐसे, मतलब रिजल्ट गुरु भी है, खान एकेडमी भी है, अध्ययन मंत्रा भी है, बहुत. एंड बट एक्चुअली आर्ट एजुकेशन के बहुत कम है. मेरे गवर्नमेंट जॉब में लेट आने का रीज़न यही है क्योंकि पहले कोई मेरे पास रिसोर्स नहीं था, कोई बुक नहीं थी, इंटरनेट से पहले पता नहीं था करना क्या है. तो यूट्यूब से और जियो के आने के बाद ये काफ़ी चेंजेस हुआ है, तो इसकी वजह से प्रिपरेशन कर पाया. बट आपने भी कहीं आर्ट ऐसे कोई सीखा नहीं था ना, आपने भी सब सेल्फ टॉट ही हो आप? ऐसा सीखा मतलब मैंने स्पेसिफिक डिग्री तो करी है, खैर हाँ, बैचलर ऑफ फाइन बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स किया आपने, पेंटिंग बट डिपार्टमेंट से. इन द सेंस कि मतलब आपने ऐसे कभी उसको
स्किल में डेवलप करने के लिए परस्यू नहीं किया था. You did it for your passion and because you wanted to do it. यस यस And but sir, again one quick question. अभी आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे आर्टिस्ट ही बनना चाहिए एंड मुझे एजुकेशन में? सबसे पहले जब हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं बीएफए में, तो पहला दिमाग में ये आता है फ्रीलांस आर्टिस्ट बनेंगे, बहुत बड़े आर्टिस्ट बनेंगे, वो दिमाग में आता ही आता है. लेकिन हुसैन साहब बनेंगे. हाँ, लेकिन जब जैसे जैसे हम पास आउट होते हैं, निकलते हैं कॉलेज से, तब सच्चाई का एहसास होता है कि हुसैन बनने के लिए कितना टाइम लगता है और कितना चीज़ें एफर्ट्स करने पड़ते हैं, और वो एफर्ट्स करने के लिए हमारी जेब में पैसे भी होने चाहिए. तो तब जाके जॉब की जरूरत पड़ती है, फिर वो सच्चाई पता लगती है, और फिर ये रीज़न है. Beautiful, sir. And actually, can you tell me the top 3 struggles of an artist? ये भी बहुत लोग नहीं जानते हैं आज की डेट में ना, क्योंकि जब मेरे पास भी गैलरी में लोग आते हैं, कहते हैं अच्छा 2 लाख की पेंटिंग है, 3 लाख की पेंटिंग है, जो भी 25 लाख की, हुसैन साहब की करोड़ों की पेंटिंग है. मैं कहता हूँ पेंटिंग करोड़ों की नहीं है तो ये कैनवस, ये कपड़ा है. ये है एट द एंड ऑफ द कैनवस, इसकी कीमत 200 रुपये है. बट जो उसने बनाया है उसकी भी कीमत कुछ नहीं है. जो उसकी जर्नी है उसकी कीमत वो 2 करोड़ रुपये या 20 लाख रुपये या 25 लाख रुपये. तो कैन यू टेल मी 3 स्ट्रगल्स या 3 to 5 स्ट्रगल्स विच एन आर्टिस्ट फेसेस इन इंडिया, स्पेसिफिकली इन इंडिया? सबसे बड़ा स्ट्रगल मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स. अगर कोई आर्टिस्ट काम कर रहा है, कितना भी अच्छा काम कर ले, बट वो अपने काम को बता नहीं पा रहा है, अपनी आर्ट वर्क को समझा नहीं पा रहा, लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहा, तो उस आर्ट की वैल्यू कुछ नहीं है. फिर बात वही आ जाती है कि मरने के बाद फेमस होने वाली है, फिर वो चीज़ आ जाती है. तो सबसे बड़ा स्ट्रगल ये है कम्युनिकेशन स्किल्स. और जितने भी आर्ट्स कॉलेज हैं, स्पेसिफिक पुराने वाले या फिर गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पर ये चीज़ नहीं बताई जाती कि आप कैसे अपने आर्ट वर्क को सेल कर सकते हो. और बायर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करवाया जाता, वहाँ पे नहीं बताया जाता कौन से बायर इस आर्ट वर्क को खरीद सकते हैं, किस तरह का आर्ट वर्क तुमको करना चाहिए. ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं बताई जाती. और दूसरी चीज़, अपनी जर्नी है, अपनी वो जर्नी खुद शेयर तो करनी पड़ेगी, चाहे वो इंस्टाग्राम के थ्रू. आज के टाइम पे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, तो वहाँ से आर्टिस्ट कर सकते बट ये एक्सेस ऑफ कोर्स मतलब आपके गवर्नमेंट स्कूल किड्स को नहीं है. बिल्कुल. ये एक्सेस से कुछ ऑफ कोर्स फर्क पड़ा है. बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है. अगर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के पास भी रिसोर्स नहीं है, बट फ़ोन ज़रूर है उनके पास. अच्छा. फ़ोन ज़रूर वो यूज़ करते हैं. अच्छा. चाहे वो कहीं से भी उनको रिचार्ज करवाना पड़े, चाहे वो महीने में 5 दिन इंटरनेट चलाएं, बट वो 5 दिन इंटरनेट चलाते हैं. अच्छा. तो ये वाला रिसोर्स उनके पास है. तो चैट जीपीटी और ये सब सोशल मीडिया, उनको सोशल मीडिया का कुछ ऐसे मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक का कुछ ऐसे पता होता है? सोशल मीडिया का उनको सिर्फ इंस्टाग्राम फेसबुक पता है, उससे ज़्यादा चैट जीपीटी वगैरह तक अभी वो नहीं पहुँचे हैं. बट मेरी कुछ रील्स मैंने ऐसी बनाई है जिसमें चैट जीपीटी का यूज़ किया है, तो मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया इन चीज़ों से. तो धीरे धीरे वो उनको एग्जैक्टली. मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर, क्योंकि कहते हैं ना जब कोई नहीं है तो भगवान है. तो जब आपके पास रिसोर्स नहीं है, then these are the mediums that you need to use. So are there kids in your class as well who have been using this resource? Yes, some students are using these things. They are using these things. Again, going back to your HTED journey, आप मुझे top 5 mistakes बता सकते हो which kids or teachers like yourselves make while prepping for HTED? सबसे बड़ी मिस्टेक एस्पिरेंट्स ये करते हैं कि वो सिलेबस अच्छे से थ्रू आउट नहीं होते हैं. सिलेबस को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिना सिलेबस को रीड किए वो अपनी मर्जी से कि हाँ ऐसा, अगर इंडियन आर्ट है तो पूरा इंडियन आर्ट पढ़ लेंगे, सारे आर्टिस्ट पढ़ लेंगे, बट वो एग्जामिनर ने स्पेसिफिक वहाँ पर एक सिलेबस डिज़ाइन किया होता है, तो उसको रीड करना जरूरी है. अगर KVS के एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो 25% क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सिर्फ अगर सिलेबस भी आप रीड कर लोगे ना, तो वहाँ से वो पुटअप होते हैं. तो सबसे बड़ा तो मिस्टेक सिलेबस का है. फिर उसके बाद कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो पूरा सिलेबस रीड करके नहीं जाते हैं. वो सोचते हैं कि 70% मैं पढ़ लूँ अच्छे से और उससे एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा. बट मुझे लगता है कि 70% की बजाय 95 तो मिनिमम पढ़ना पड़ेगा. तो वो सेकंड हो गई. और तीसरी बात NCERT बुक्स. जो NCERT बुक्स है जो गवर्नमेंट ने डिस्क्राइब करी होती हैं, उनको रीड करना बहुत ज़रूरी है. NCERT बुक्स के बिना कुछ नहीं है.
तो ये 3 मिस्टेक्स मुझे तो लगता है सर एनसीईआरटी बुक्स को भी चेंज होने की जरूरत है, इतना टाइम आ गया। एनसीईआरटी बुक्स चेंज होना स्टार्ट हो गई हैं, 6, 7, 8 की हो चुकी हैं, हो चुकी हैं धीरे धीरे चेंज हो रही क्योंकि है। उस दिन आई वाज टीचिंग माय यंग नीस एंड मैं देखता ये तो मुझे भी पढ़ाया गया है एंड उसको क्या जानने की जरूरत है कि बाबा आदम के ज़माने में क्या हुआ है क्यों हुआ है। आई मीन there are a lot of subjects which need रेगुलर to अपडेट change. जरूरी है, Regular update जरूरी है and a lot of subjects क्योंकि जैसे I knew of someone who started this startup sir. मैं बाहर पढ़ रहा था कॉलेज एंड जब मैं वहाँ पे बच्चों को डिजर्टेशन होती है हमारे कॉलेज में तो वहाँ पे जब मैं डिजर्टेशन करने गया, जब मैं वहाँ पे स्कूल के स्टूडेंट्स को देखा, वहाँ पे दे आर टीचिंग सब्जेक्ट्स का एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, एथिकल हैकिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन, कंप्यूटर साइंस तो चलो खैर है, बट कंप्यूटर साइंस भी अभी इंडिया में अभी हाल ही में 3-4 साल पहले ही आया है बिकॉज टेक्नोलॉजी आ गई है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स, अच्छा आर्ट तो लेजिटिमेट सब्जेक्ट है, जैसे आप यहाँ पे भी बच्चों को पढ़ाते हो वहाँ पे भी ऐसे आर्ट वर्कशॉप्स और क्लासेस होती है। सो डोंट यू थिंक दैट सच थिंग्स शुड बी देयर इन इंडिया? बहुत ज़रूरी है वो, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यही चेंजेस किए हैं अब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड किया है और भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स ऐड किए हैं गवर्नमेंट ने, तो ज़्यादा सही रहेंगे वो बच्चों के लिए। सर कभी कभी आप सोचते हो कि अगर मैं आर्ट एजुकेटर नहीं होता तो मैं क्या होता? अगर आर्ट एजुकेटर नहीं होता तो मैं, टफ क्वेश्चन क्योंकि मैंने अपने आप को कुछ इसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं है, तो शायद आर्टिस्ट होता बस। आर्टिस्ट होते हैं एंड नवीन सर की पेंटिंग्स हमारे पास भी होती। एक तो मैं नवीन सर आपको बुलाना बंद नहीं कर सकता, एनीवे मुझे अपने स्कूल की याद आ जाती है। एनीवे टॉकिंग अबाउट योर आर्ट वर्क सर, टेल पीपल, आई वांट पीपल टू नो मोर अबाउट योर आर्ट वर्क। आपने बहुत पहले पोर्ट्रेट से ही स्टार्ट किया था, मैंने पूरा आपको स्टॉक किया है, तो आपने पोर्ट्रेट से स्टार्ट किया, यू यूज्ड टू डू सेलिब्रिटी फेसेस, ये वो एंड देन हाउ डिड यू गेट इनटू अदर स्टफ? सबसे पहले जो इंस्टाग्राम पे भी जर्नी थी, मैं पहले आर्ट वर्क अपने डालने स्टार्ट किए थे, तो जिसमें मैं पोर्ट्रेट्स और जो कंपोजिशन वर्क था जो मैं पेंटिंग्स में बनाता था, मैं उसमें रूबिक क्यूब का यूज़ करता था। रूबिक क्यूब, उसमें रूबिक क्यूब को इसलिए यूज़ करता था कि जैसे रूबिक क्यूब क्या है, उसको अलग अलग उसके कलर्स होते हैं, तो ऐसे ही हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारा उलझा हुआ दिमाग जो होता है उस चीज़ों से घिरा हुआ होता है, तो वो चीज़ मैं अपनी पेंटिंग्स में दिखाता था। तो वहाँ से स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद कुछ अलग अलग कंसेप्ट्स आए, बट मेन जो था मेरा पोर्ट्रेट में अभी चारकोल पोर्ट्रेट्स, ये वाला ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ चारकोल। एंड मैंने देखा एज यू राइटली सेड अबाउट रूबिक्स क्यूब, मैं आपकी रील्स भी देख रहा था, आप शेप्स को लेके बहुत परसिस्टेंट हो, आप मतलब शेप्स के थ्रू ही स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो, आप पहले भी कह रहे थे। आई सॉ दिस रील जहाँ पे आप एक रोबो बना रहे थे, बट रोबो बनाने के लिए भी ब्लैक बोर्ड पे आपने शेप्स का इस्तेमाल, विच इज़ मतलब ये बेसिक्स हैं, सिखाने के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो क्या वो टेक्निक है? टेक्निक हमेशा, मैं सबसे पहले अगर टीचिंग की बात करता हूँ या फिर बाकी टीचर्स को भी अगर डिस्कस करते हैं जब हम, तो मैं यही कहता हूँ कि सबसे पहले फंडामेंटल्स क्लियर करने ज़रूरी हैं स्टूडेंट्स के। जो बेसिक फंडामेंटल्स है, लाइन है, लाइन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ कर रहे हैं या फिर वर्टिकल लाइन यूज़ कर रहे हैं तो क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो उसके पीछे का कंसेप्ट हमें स्टूडेंट्स को समझाना है। अगर सिग्नेचर भी कर रहे हैं, कोई रनिंग हैंड में सिग्नेचर कर रहा है, कोई पूरा नाम लिख रहा है, तो उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है, क्या उसका इफेक्ट है, वो चीज़ समझाना जरूरी है। कलर्स, अगर येलो कलर यूज़ किया तो क्यों किया है, अगर कोई वाटर बॉटल है उसके ऊपर ग्रीन कलर का पैकेजिंग यूज़ करी है, तो वो कलर साइकोलॉजी बतानी ज़रूरी है। तभी तो वो अपनी इमेजिनेशन जब स्टूडेंट करेगा, कोई पेंटिंग बनाएगा, तो वहाँ पे वो इन चीज़ों का यूज़ करके उस आर्ट वर्क को जेन्युइनली ड्रॉ कर सकता है, बना सकता है। फैंटास्टिक एक्चुअली सर। एंड आर्ट हिस्ट्री भी मतलब आप सिखाते हो, आप कह रहे थे कि आर्ट हिस्ट्री भी जानना थियोरेटिकल उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज समथिंग आल्सो यू थिंक दे शुड लर्न? अभी जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ 6 to 8 क्लास में, तो वहाँ पर ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं हैं, बट फिर भी बेसिक जो चीज़ें हैं, बेसिक आर्टिस्ट हैं जो हमारे राजा रवि वर्मा हैं या फिर अमृता शेरगिल जी हैं, तो उनके बारे में बताना ज़रूरी है बच्चों को। उन्हीं से मोटिवेशन मिलेगी और उन्हीं को देख के स्टूडेंट कुछ सीख सकता है। तो वो बेसिक थ्योरी भी पता होनी ज़रूरी है कि अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन है तो इतने पुराने टाइम में उस टाइम के लोगों ने जो चीज़ें कर दी, तो वहाँ से ही बच्चे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात सर।
एंड क्लासरूम में तो ये मतलब बहुत लोग सोच रहे हैं कि इतने डिफरेंटली एबल्ड बच्चे भी होते हैं. हाउ डू यू डील विद मतलब वो एक बच्चा होएगा जो बहुत अलग सोचता होएगा, एक बच्चा होएगा जो बिल्कुल आउट ऑफ द पार्क सोचता होएगा, ऐसे. एंड लर्निंग खुद की भी होती है. आई एम प्रीटी श्योर कि आपको भी बहुत सीखने को मिलता है. बट बिल्कुल. कैसे ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाए? सबसे पहले तो किसी भी स्टूडेंट के आर्टवर्क को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते. अगर उसने गलत भी किया है या फिर कैसा भी किया है तो उसको हमें मोटिवेट करना है. और जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, तुम्हें लगता है कि या फिर किसी भी टीचर को लगता है कि ये बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसके लिए एक असाइनमेंट और देनी हमें स्टार्ट करनी होगी, एक लेवल अप, जिससे वो और ज़्यादा ग्रो कर सके. बिल्कुल सही सर. वाओ, ब्यूटीफुल. एंड नाउ आई जस्ट वांट टू टच अ टॉपिक अबाउट इंस्टाग्राम. जैसे आपने बड़ा सही किया ना, आपके भी आज के डेट में बड़े फॉलोअर्स हो गए, आप एक कंटेंट क्रिएटर बन गए हो. सो आई मीन टॉक अबाउट कंटेंट क्रिएशन. सो दिस इज ऑल्सो समथिंग योर किड्स कैन लर्न. तो टॉप 5 थिंग्स बिफोर स्टार्टिंग कंटेंट क्रिएशन क्या होना चाहिए, या क्या 5 चीज़ें चाहिए होती हैं? पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ. मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट को दिखाने के लिए कि वो कैसा वर्क कर रहे हैं, ताकि वो उन वीडियोस को देख के अपनी मेमोरीज को याद कर सके, उस टाइम को याद कर सके. एक वो यादों की तरह मैं सिर्फ अपने पेज पर वो चीज़ें डालता हूँ. और अगर फिर भी अगर कोई कंटेंट क्रिएट करना चाहता है, सबसे पहले तो जो वर्क वो कर रहे हैं वो दिल से जुड़ा होना चाहिए. बिल्कुल सही. अगर वो सिर्फ पहले ये सोच लेंगे कि मुझे सिर्फ व्यूज़ लेकर आने हैं, सिर्फ उसके लिए करना है, तो सिर्फ वो चीज़ ज़्यादा दिन नहीं चलेगी. जब तक आप उस चीज़ से जुड़े हुए नहीं होगे तब तक उसका कोई बेनिफिट नहीं है. तो कंटेंट क्रिएशन के बारे में मैं सिर्फ यही कह सकता वो तो मैं मान गया बिल्कुल कि आप कंटेंट क्रिएटर तो बिल्कुल नहीं हो. आपने सब जर्नी, आई थिंक आपने पूरा अपना सोशल मीडिया अपने स्टूडेंट्स को डेडिकेट किया हुआ है. हूँ. बिल्कुल. बट माय पॉइंट, आप मैं उस बिगर पिक्चर पे जा रहा हूँ कि आगे जाके भी आपके बच्चे भी इसको एक मोटिवेशन की तरह मान सकते हैं एंड इसको परस्यू कर सकते हैं. ऑफ कोर्स आपको भी बहुत डीएम्स आते होंगे कि नवीन सर मेरे लिए एक आर्ट फॉर्म बना दो या मेरे बच्चे को पढ़ा दो. सो टेल मी अबाउट दोज डीएम्स इज वेल, वो जो मैसेजेस आते हैं. मैसेजेस, सबसे ज़्यादा मैसेज तो मुझे ये आते हैं कि हाउ टू बिकम एन आर्ट टीचर और गवर्नमेंट टीचर. अच्छा, सबसे ज़्यादा मैसेज यही आते हैं कि हम गवर्नमेंट टीचर बने कैसे. ये तो बहुत अच्छी बात है मतलब कि. तो और सेकंड आता है कि क्या आप ऑनलाइन टीच करते हैं, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है. तो सबसे पहले गवर्नमेंट टीचर बने कैसे, मैं उसके लिए थोड़ा सा Please. बताना चाहता हूँ. आपकी सबसे पहले तो स्पेसिफिक कुछ डिग्रीज हैं, कुछ वो करनी बहुत ज़रूरी है. जैसे बीएफए है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स होना चाहिए. उसके बाद बैचलर ऑफ एजुकेशन करना B.Ed, जरूरी है, हाँ, बीएड. B.Ed. जैसे केंद्रीय विद्यालय में अगर जॉब करनी है तो उसके लिए स्पेसिफिक आपको स्क्रीनिंग एग्ज़ाम देना पड़ेगा. अगर नवोदय विद्यालय के जाना है तो उसके लिए अलग आपको एग्ज़ाम देना होगा. अगर स्टेट गवर्नमेंट के लिए जाना है तो उसके लिए आपको अलग एग्ज़ाम Teachers देने को भी. होंगे. बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जो सब्जेक्ट है, आर्ट सब्जेक्ट, उसमें आपको सबसे ज़्यादा टाइम उसको देना पड़ेगा. उसके साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इनको भी बहुत अच्छे से रीड करना ज़रूरी है. बिल्कुल सही. एंड सो बट ये आपने बिल्कुल सही बताया कि ये केंद्रीय विद्यालय इन स्कूल्स में होता है. बट दिल्ली में आपको एक सच्चाई बताऊँ, यहाँ पे बहुत टीचर्स विदाउट बीएड भी हायर हो जाते हैं. तो ये एक सिस्टम एक सबके लिए नहीं बनना चाहिए. ये सिस्टम तो मैं हरियाणा का भी बताना चाहूँगा कि हरियाणा में जितने आर्ट टीचर्स हैं, मोस्टली ऐसे टीचर्स हैं जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ के आज के टाइम में प्रैक्टिकल टीच कर रहे हैं. हाँ, तो वो सबसे बड़ा इशू है. वो सिस्टम में कुछ चेंज लेकर आना पड़ेगा. जो चेंज केंद्रीय विद्यालय से स्टार्ट हो गया है इस सेशन से. तो अब वहाँ पर कंपलसरी कर दिया कि आपको बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स डिग्री ही होनी चाहिए और कोई डिग्री नहीं चलेगी, और बीएड कंपलसरी कर दिया वहाँ पर. हाँ. तो ये चेंजेस सेंट्रल गवर्नमेंट में चेंज होना स्टार्ट हो गया है. तो अब धीरे धीरे मुझे लगता है स्टेट गवर्नमेंट में भी चेंज हो जाएगा. क्योंकि पहले ऐसे ये होता था कि जैसे पीई टीचर भी होता था. पीई टीचर पता कौन होते थे? जिनका स्पोर्ट्स में कोई बैकग्राउंड नहीं था, बिल्कुल. बट वो एक बास्केटबॉल कोर्ट के कोई सर्विसमैन गए होंगे या उनको ऐसा आता होगा काम, तो उनको टीचर बना दिया जाता था कि आप मेरे बच्चे को बास्केटबॉल सिखाओ. तो दिस इज रबिश. एंड एज यू राइटली सेड, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री में बैठा है, और ये मैं ब्लंटली बोल रहा हूँ, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री में बैठे हैं उनको प्रैक्टिकलिटी नहीं पता. वो दोज आर पीपल हु studied bookish knowledge. They don't have any practical sense. Why? Because they've never pursued it. उन्होंने आज तक एक पेंटिंग नहीं बनाई होगी, मैं शर्त लगा सकता हूँ नहीं बनाई होगी. एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मिनिस्ट्री में आप बात कर रहे हो, तो मिनिस्ट्री वाले क्या करेंगे, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से पूछेंगे. फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे, जो सीनियर टीचर्स हैं
पुराने टीचर्स हैं उनसे पूछेंगे, और पुराने टीचर्स कौन है जो खुद इस तरह से लगे हुए हैं, जिन्होंने पूरी उस टाइप की एजुकेशन नहीं करी, तो वो ये चीज़ें चेंज होने नहीं दे रहे हैं। तो इसको चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट मुझे लगता है हो जाएगा। सो आपको कभी कभी लगता है कि मे बी यू शुड हैव गॉन इनटू पॉलिटिक्स एंड मे बी बीन अ पार्ट ऑफ द बिगर पिक्चर, एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री में होना चाहिए था ताकि आप ये चीज़ें तो बिल्कुल चेंज कर पाते? अगर ऐसा कोई मौका मिलता है, सबसे पहले तो जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उन पे ताला लगा हुआ है सबसे पहले, और जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले चेंज करूँगा, और टीचर्स की वैकेंसीज जितनी हैं वो फिल होनी चाहिए टाइम टू टाइम। तो ये कुछ चेंजेस हैं, वो ज़रूरी हैं। हाँ, टीचर्स की वैकेंसीज भी मतलब ये फिल होनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन में बहुत स्कूल्स में एक प्रॉब्लम है। एक तो क्योंकि धंधा बन चुका है तो बैकअप टीचर्स नहीं होते। बिल्कुल। ये मैंने सबसे ज़्यादा देखा है। अच्छा, आज इंग्लिश टीचर नहीं आया क्योंकि तबीयत ख़राब होगी, मैटरनिटी लीव ये वो, तो कैसे पढ़ेगा बच्चा? फीस हमसे पूरी लेते हैं, हाँ। और टीचर नहीं है ऐसे खाने वाले, बट फीस भाई किसी और को भेजो। बट ऐसा नहीं होता। एंड ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट, मतलब बोलने को तो हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके बावजूद मतलब जब ऐसे काम होते हैं तो फिर मुझे हंसी आती है एजुकेशन सिस्टम पे। एंड दिस इज अनदर थिंग विच आई वांटेड टू टच वाज, ये मैंने एक और चीज़ सब बाहर जब मैं आपको बता रहा था ना कि मैं एक कॉलेजेस में गया था, स्कूल में गया था, मैंने पढ़ी थी, वहाँ के जो टीचर्स हैं दे आर नॉट टीचर्स, आई मीन सॉरी आई पुट इट इन अ बेटर वे, दोज आर इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। जो वहाँ के टीचर्स हैं उनका कम से कम 5 साल या 6 साल या 2 साल या 3 साल इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस रहा है। मेरे कॉलेज भी ऐसा था, एसपी जैन ऐसा था कि दे डोंट इनवाइट कॉलेज प्रोफेसर्स। वो आते हैं जो फाइनेंस मैकेंजी में या डेलॉयट में जो 5 साल 10 साल उन्होंने हायर पोजीशन पे काम किया है, तो वो आके समझाते हैं। डिफरेंस क्या होता है, मैंने तो दोनों देखा है। डिफरेंस ये होता है वो हमें प्रैक्टिकलिटी समझाते हैं, वो 2+2 नहीं सिखाते, वो ये समझाता है कि 2+2 होता क्यों है और रियलिटी में उसका असर क्या होता है। सो डोंट यू थिंक ये भी चीज़ होनी चाहिए? ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ मुझे लगती है कि ये चीज़ होनी चाहिए। जो जब वैकेंसीज जब निकलती है तो उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ये चीज़ ऐड होनी चाहिए कि इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट होना ज़रूरी है उस टीचर को, और मिनिमम उसके बाद ही अप्लाई 2 साल का एक्सपीरियंस तो है। हाँ, एक का भी हो जाए, बट हो कम से कम कुछ तो हो, बट वो चीज़ नहीं हो रही है। बिकॉज जैसे आपका भी है एक्सपीरियंस, तो मे बी बीएड के बाद एक ऐसा एक क्लॉज ऐड करना चाहिए कि आप बीएड करो, बीएफए करो, बट वर्क फॉर 2 years इन द आर्ट इंडस्ट्री, इन अ कंपनी, इन समथिंग, एंड देन कम टीच स्टूडेंट्स, विच आई फील इज अ बेटर मतलब वे। बट या सही है सर, मतलब बिल्कुल। एंड Amna, I again want to come back to Instagram because Instagram is a legitimate platform, and I think thank you to Mark Zuckerberg for making it a legitimate platform. So, कैसे कोई Instagram को monetize कर सकता है? जैसे आप भी करते हो, ऐसे बहुत आपको commission work से ऐसे कुछ आते हैं जो आप जिन पे काम करते हो? एक्चुअली सबसे ज़्यादा तो ऑनलाइन टीचिंग का ज़्यादा क्वेरीज आती हैं, फिर उसके बाद पोर्ट्रेट्स सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि वो बनवाना चाहते हैं। तो बेसिकली इंस्टाग्राम पे आप अगर कोई टैलेंट है ना तो उसको शेयर कर दो। मैं तो ये अगर मोनेटाइज चाहते हो आप तो अपने टैलेंट को दिखाओ, बट एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, जो आप वीडियोस आप उसमें डाल रहे हो वो उसका कंटेंट और उसकी क्वालिटी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, वरना आपकी जो नाम है, आपका जो ब्रांड है वो नीचे चला जाएगा। सही बात तो है, वो उस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, सही बात वरना प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, बहुत ईजिली आप वहाँ से अर्न कर सकते हो। एंड मैं आई जस्ट वांट पीपल टू नो कि कितना आप आज की डेट में इंस्टाग्राम से कमा सकते हो फॉर द स्टूडेंट्स। अगर मैं सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग की बात करूं तो नियर अबाउट 100 स्टूडेंट्स को एक मंथ में मैं ऑनलाइन पढ़ा सकता वाओ हूं। वाओ, और अगर एक स्टूडेंट से सिर्फ 2000 भी मैं फी लूँ तो पैसा तो छोड़ ही दो, मैं कहता हूँ हाँ अगर 2000 भी हो तो हाँ 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए आप मतलब ओनली फ्रॉम ऑनलाइन टीचिंग। एंड ये ऑनलाइन टीचिंग के प्लेटफॉर्म्स कैसे, मतलब आप वर्कशॉप्स कैसे लेते हो? जूम पे लेते हो? हाउ डू यू डू इट? जूम और गूगल मीट के थ्रू मैं टीचिंग करता हूँ जब भी करता हूँ, जो क्लासेस में लेता हूँ। एंड क्या क्या सिखाते हो आप इन जूम मीटिंग्स में, मतलब व्हाट इज द कंटेंट एंड व्हाट जूम इज? मीटिंग में सबसे ज़्यादा मैं फंडामेंटल्स जैसे स्केचिंग पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, हाउ टू ड्रॉ हैंड्स, हाउ टू ड्रॉ ह्यूमन बॉडी, हाउ टू ड्रॉ एक्सप्रेशंस, इन चीज़ों का ज़्यादा मैं, या फिर वाटर कलर्स, पोर्ट्रेट, अगर स्किन का टेक्सचर देना है तो वो कैसे देना है, तो इन चीज़ों की क्लास में स्पेसिफिक लेता हूँ। ओ वेरी नाइस। एंड यू ऑल्सो, अभी तो ऑफ कोर्स आपको स्टूडेंट्स सब यंग ही मिलते हैं, बट ऐसा आपको कभी आया है कि कोई
40-50 ईयर ओल्ड का कि मैंने भी आर्ट परस्यू करनी थी, सर मुझे भी सिखा दो? मेरी लाइफ का सबसे पहला जो स्टूडेंट है वो नियर अबाउट 50 एज के मैम थे, जो कॉलेज टाइम में, जब मैं कॉलेज में स्टडी कर रहा था उस टाइम पे मैंने उनको टीच किया था। हाँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी कुछ दिन पहले एक क्वेरीज आई थी कि जो 20 साल से उन्होंने आर्ट छोड़ दिया बट वो दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको वीडियोस देख के इंस्पायर होते हैं और वो सोचते हैं कि हम भी कुछ करें। सर आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन मेरी फैमिली, ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स उनके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, तो वही इंस्पिरेशन है। ब्यूटीफुल सर। सर इतने हम्बल हो, इतने डाउन टू अर्थ हो, कैसे हो? आपकी ब्रिंगिंग अप तो ऑफ कोर्स बड़ी अच्छी है ही, वो तो दिख ही गया, तभी यू आर टीचिंग एंड यू आर डूइंग सच अ वो। बट आपको ऑफ कोर्स कभी ऐसा हुआ है कि यू फेल्ट चीटेड या किसी ने आपको चीट किया है? अगर हम खुद सही हैं तो मुझे लगता है कि हमारे साथ भी कुछ गलत नहीं हो सकता। तो मेरा फोकस यही रहता है, खुद सही रहो तो सामने वाला ऑटोमेटिकली सब सही रहेगा। सही बात है। एंड इंस्टाग्राम पे भी आप कभी कोई नेगेटिविटी देखते हो? ऐसे कोई नेगेटिविटी अभी तक नहीं है। कमेंट सेक्शन कभी में? सिर्फ आज तक शायद एक किसी केवीएस के टीचर ने ही जेलसी में कोई कमेंट गलत किया था, बट क्या क्या था सर कमेंट? वो मुझे एक्चुअली पहचानो ऐसे केवीएस के टीचर्स को, जानना चाहिए वो। अब मुझे उनका नेम याद नहीं है एक्चुअली। So I mean, yeah. So talking about Instagram again, to monetize your Instagram, you can do workshops, and most importantly, how to price a painting. जो आप पेंटिंग बना रहे हो, जैसे आप भी पोर्ट्रेज करते हो, ऑफ कोर्स बहुत अब ये आगे जाके आपके स्टूडेंट्स भी पोर्ट्रेज बनाएंगे, तो उसको कैसे प्राइस करना चाहिए? कुछ भी मांगना चाहिए कि एक स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए? अगर कमर्शियल आर्ट आप चीज़ कर रहे हो तो उसके लिए कोई ना कोई हमें क्राइटेरिया रखना होगा कि स्पेसिफिक, अगर चारकोल पोर्ट्रेट है, हमारा कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, हमारी कितनी मेहनत है उसमें, कितना एफर्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्राइसिंग करनी ज़रूरी है। उसके और अकॉर्डिंग कुछ वर्क होते हैं जो हम अपनी मर्जी से करते हैं और फिर बाद में सेल करते हैं, तो उसका कोई हम स्पेसिफिक प्राइस नहीं रख सकते, वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता बट वो बेटर है ना, हम भी उसी मॉडल को हम कमीशन वर्क्स का नहीं, बिकॉज आर्ट इज ऑल अबाउट टच एंड फील। जब तक मैं Yes, देखूंगा नहीं तो मैं कैसे खरीदूंगा? कमीशन वर्क्स में ये कि आई एम पेइंग फॉर समथिंग आई एम नॉट सीइंग आल्सो, तो बेहतर ये नहीं होता कि टू सेल समथिंग व्हिच इज ऑलरेडी मेड। है। राइट। वही होता है। बट सर ग्रेजुअली व्हेन यूर टीचिंग इज वेल, डू यू वांट टू टेक योर आर्ट जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल, जैसे आप इसको कमर्शियलाइज और परस्यू करना चाहते हो? अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा और मैं चाहता भी नहीं। मुझे लगता है कि मैं, जो मेरा फोकस है वो टीचिंग है। मैं आज से, मेरा विज़न यही है कि आज जो मैंने स्टार्ट किया है क्लास 6 के स्टूडेंट को पढ़ाना, मैं 10 साल के बाद उनको कुछ बनते हुए देखना चाहता हूँ। बस मेरा ब्यूटीफुल। रीज़न यही है। एंड मतलब कोई भी आपको कॉलेज से भी अभी भी आते होंगे ऑफर्स, तो आपको कॉलेज से भी ऑफर आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप टीचिंग गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स, मतलब गवर्नमेंट स्कूल में ही टीचिंग आप करना चाहोगे? अब तो गवर्नमेंट स्कूल में ही। ब्यूटीफुल सर। ऐसे होने चाहिए टीचर्स, गाइस, बी मोटिवेटेड। बट सर आई मीन, रैपिंग अप द कॉन्वर्सेशन, आई थिंक इससे अच्छा आर्ट एजुकेशन मतलब मैं नहीं ले सकता था, पा सकता था, बिकॉज वी एट आन्या आर्ट ऑल्सो फोकस लॉट ऑन आर्ट एजुकेशन, बट नॉट टीचिंग आर्ट, बट आर्ट एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ कि नॉलेज क्या है, हिस्ट्री क्या है, आपको कैसे बिफोर बाइंग अ पेंटिंग आपको क्या क्या जानना चाहिए, बिकॉज आज की डेट में आर्ट एज एन इंडस्ट्री ना सर बड़ी अब्यूज्ड है। एंड व्हेन आई से अब्यूज्ड, इतने स्कैम्स होते हैं, इतने लोग चीट करते हैं, फलाना प्राइसेस में पेंटिंग्स बिकती हैं, तो इसलिए वी वर फोकसिंग अ लॉट ऑन आर्ट एजुकेशन, दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग अबाउट प्राइसिंग एज वेल। वन लास्ट क्वेश्चन व्हिच आई वांट टू आस्क यू इज कि एक आर्टिस्ट की जर्नी का रोड मैप क्या होना चाहिए, एंड एज अ व्यूअर एंड एज अ कस्टमर उसको क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए while buying an art work from that person? अगर बायर हो आप, तो सबसे पहले आज के टाइम में क्या हो रहा है, बहुत लोग मैंने ये देखा है कि मान लो कैनवस आर्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो चैट जीपीटी से कॉपी, उनका कंसेप्ट पूरा बिल्कुल कॉपी सही होता है। उसके बाद भी मेहनत नहीं कर रहे, वो कैनवस को प्रिंट आउट निकाल रहे हैं बिल्कुल और सही। प्रिंट आउट लेके फिर उस पर थोड़ी टचिंग थोड़ी करके और फिर वो कह रहे कि हम आर्टिस्ट है, हमारा काम खरीद लो तुम। हम ये तो बहुत ये डिबेट कर चुके हैं और मैं जानता हूँ कौन से आर्टिस्ट की भी बात कर रहे तो हो। वो काफ़ी ज़्यादा गलत है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर हम आर्टिस्ट हैं तो हमारी जर्नी हमें साथ में डिस्क्राइब करनी ज़रूरी है कि हमने कब स्टार्ट किया, फिर उसके बाद हमारा टर्निंग पॉइंट क्या रहा। हमने पहले, जैसे पिकासो थे,
पिकासो ने रियलिस्टिक आर्ट से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे डिस्टोर्ट करते गए, वो क्यूबिज्म तक पहुंचे, फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्टिज्म। तो वो जर्नी किसी भी आर्टिस्ट की जानना जरूरी है, और उसके हिसाब से ही हमें काम खरीदना भी चाहिए और बेचना भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही। एंड एज एन आर्टिस्ट क्या करना चाहिए, ये तो एज अ बायो मुझे पता है कि वी नीड टू सी द जर्नी ऑफ एन आर्टिस्ट। एज एन आर्टिस्ट मुझे क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूलिंग मैंने वो किया, फिर मैंने कॉलेज में BFA किया, उसके बाद क्या क्या करना चाहिए? मुझे लगता है आर्टिस्ट को सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, आई क्योंकि से दिस ऑल बहुत सारे आर्टिस्ट मैंने ये देखा है कि कॉलेज टाइम में वो आर्ट वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, बट उसके बाद उनकी लाइफ में इतना बड़ा ब्रेक आ जाता है, उसके बाद फिर वो ब्रश उठाते हैं तो भूल उनका जाते हैं। कॉन्फिडेंस पूरा ख़त्म हो जाता है। तो वो कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, और उसके बाद जितनी भी जगह एग्जीबिशंस लगती हैं और म्यूजियम्स हैं, तो उनके साथ कनेक्ट रहना ज़रूरी है, और रेगुलरली अपने काम को एग्जिबिट करना ज़रूरी है, तो जिससे मोटिवेशन भी मिलेगा और साथ में एक्सपोजर भी मिलेगा, तो वो जर्नी रेगुलर चलती रहे तो ज़्यादा बेटर है। एंड मैं एक एडिशनल चीज़ इसमें ये भी ऐड करना चाहूँगा कि एवरी पॉडकास्ट में ये बोलता हूँ, देयर शुड बी अ लेजिटिमेट आर्ट काउंसिल या आर्ट इंस्टीट्यूशन। राइट। जैसे आप लॉ परस्यू करते हो, बार काउंसिल है, मेडिकल में मेडिकल काउंसिल है, सब मतलब इंडस्ट्रीज के काउंसिल है। आर्ट में एक ऐसा काउंसिल नहीं है, तभी यहाँ पे बेचारे हम आर्टिस्ट मर जाते हैं। तो एक आपको ये नहीं लगता कि एक फोक आर्ट पेंटिंग्स का तो मुझे शायद लगता है कि है कुछ ऐसा जिसमें रजिस्ट्रेशन होता है फोक आर्टिस्ट का, कुछ तो वहाँ फोक फोक जो फोक yes, आर्ट कर रहे हैं उनका है, गवर्नमेंट की तरफ से कार्ड भी बनता है उनका, यस सर, तो वो चीज़ है, बट बाकी का मुझे नहीं लगता है, बट वो होना चाहिए। कमर्शियल मतलब उसके लिए नहीं है, क्योंकि आज की डेट में इतना एवरीथिंग अराउंड आर्ट जैसे एक डॉक्टर को एक लाइसेंस मिलता है, नंबर मिलता है, तो एक आर्टिस्ट को भी कम से कम वो पास आउट हो तो कुछ तो मिले कि हाँ ये एक आर्टिस्ट है, वो क्रेडिबिलिटी पहचान। उसी से बनती है, हाँ, वो और आइडेंटिटी। आर्टिस्ट को भी खुशी होएगी, मैं तो बिल्कुल ये कहता हूँ। बिल्कुल। एंड उसके बाद फिर आर्टिस्ट मतलब कहीं जाके ये दिखा तो सकता है कि अच्छा आई एम यस। वेरीफाइड, क्योंकि आज के डेट में ना ये भी बड़ा एक है कि अच्छा आप क्या करते हो, मैं आर्टिस्ट हूँ जी, तो लोग ना ऐसे देखते हैं कि मतलब तू मतलब अनएम्प्लॉयड है, बेसिकली लोग ये कहते हैं। सो आई थिंक देयर शुड बी अ प्रॉपर council and whatever, an institution for people who want to pursue art. राइट। So anything that you want to tell the world, जो आप अपने मैसेज देना चाहते हो? मेरा मैसेज सिर्फ यही है, जितने भी टीचर्स हैं स्पेसिफिक, मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट्स के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए टीच करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और स्टूडेंट्स भी आपको उस चीज़ के लिए याद रखेंगे, तो सिर्फ यही है। वाह ब्यूटीफुल। एंड स्टूडेंट्स के कुछ कहना चाहोगे? हाय कह दो। हेलो स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली मेरे गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको हेलो बोलना चाहता हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल देखेंगे। एंड आपके सर जो हैं नवीन सर, ओए होए, बिल्कुल मतलब पिलर है। बट थैंक यू सर। बिफोर वी एंड अप वी आर गोइंग टू डू अ छोटा सा रैपिड फायर विद यू, हूँ। ओके। जस्ट टू नो यू मोर। ठीक है, तो बिल्कुल क्विकली आंसर करना है, ऐसा है। सो दिस इज कॉल्ड द हार्टफुल मोमेंट विच वी हैव। सो टॉप 3 बुक्स फॉर एचटेट। एस्टेट के लिए सबसे पहले राकेश गोस्वामी राइटर की स्मार्ट कला नाम से बुक है, वो मैं रिकमेंड करूँगा। एंड सेकंड एनसीईआरटी बुक, वो ज़रूरी है। और एक बुक है घटना चक्र के नाम से, जिसमें पिछले 25 ईयर्स के क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं। ओके, तो ये 3 बुक अगर आप कर ले तो मुझे 100% मैं गारंटी देता हूँ आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। होम ब्यूटीफुल। घटना चक्र। यस। अच्छा, फ्री रिसोर्स जो एवरी आर्टिस्ट को यूज करना चाहिए या एस्पिरेंट को यूज करना चाहिए? मुझे लगता है चारकोल बेस्ट है, कोई भी लकड़ी जलती हुई उठा लो और उससे कुछ बना तो सही तो बात, उसके एक्चुअली वो बेस्ट है। चारकोल ग्रेफाइट हो गया, मतलब सही है, फ्री है, बिल्कुल फ्री है। मेरा इंस्टीट्यूट भी चारकोल आर्ट एंड डिजाइन स्टूडियो। आई एक्चुअली अभी वी विल टॉक अबाउट दैट फॉर 2 minutes, बट अच्छा एनीवे, वन आर्ट सप्लाई यू नेवर टॉस, यू नेवर यूज बेसिकली आपका। चारकोल चारकोल। अच्छा, बेस्ट 100 रुपए का आर्ट प्रोजेक्ट फॉर क्लासरूम क्या हो सकता है? कोई भी कार्डबोर्ड के ऊपर अगर हम चौक से भी ड्राइंग कर दें या फिर ड्राई पेस्टल से ड्राइंग कर दें, दैट इज बेस्ट। वाओ, एक्चुअली चाको चौक से भी ड्रॉ करते हो तो एक्चुअली वो रहता तो है। गवर्नमेंट स्कूल्स वर्सेस प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट। वन थिंग जो आप प्राइवेट स्कूल में सुधारना चाहते हो? प्राइवेट में वहाँ का एनवायरनमेंट, जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, मैं चाहता हूँ वो ऐसा ना हो। टीचर्स को थोड़ी फ्रीडम दिया जाए, और आफ्टर स्कूल उनको
फैमिली के लिए फैमिली के लिए टाइम स्पेंड करने दिया जाए। बिल्कुल सही। एक चीज़ जो आप गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में इम्प्रूव करना चाहते हो? इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्यूटीफुल, वो तो सही बात है। एक चीज़ जो आप आर्ट एजुकेशन या आर्ट मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे चेंज करना चाहते हो? आर्ट मिनिस्ट्री, जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई उनका ऑफिस होना चाहिए, और उसमें जो रेगुलर डिस्ट्रिक्ट में जो आर्टिस्ट हैं या फिर जो कॉम्पिटिशन्स है, स्टूडेंट्स की वर्कशॉप्स हैं, जो उनको ऑर्गेनाइज करवाना चाहिए, तो ये चीज़ें ऐड हो सकती हैं। ब्यूटीफुल। एक रिग्रेट जो आपकी ज़िंदगी में है? अगर एक्सपोज़र मुझे मिलता तो ये चीज़ें काफ़ी टाइम पहले हो सकती थी और ज़्यादा बेटर वे में हो सकती थी। जो छोटी स्मॉल सिटीज़ में नहीं एक्सपोज़र मिलता किसी को, तो वो ज़रूरी है वहाँ तक पहुँचना। ब्यूटीफुल। अगर आपके पास आज की डेट में 1 करोड़ रुपए हुए एंड आपने उसको इफ़ यू वांट टू एलोकेट दैट टू योर आर्ट फील्ड, आप वो कहाँ पे लगाओगे? आर्ट स्कूल। वाह ब्यूटीफुल। आप आर्ट सिखाना चाहोगे? यस। टेल मी अबाउट जो आपको पंजाब में भी है, वो क्या इंस्टीट्यूशन? चारकोल? आई वाज फाउंडर ऑफ चारकोल आर्ट एंड डिज़ाइन स्टूडियो। तो वो बेसिकली उन एस्पिरेंट्स के लिए जो NIFT, नाटा, बेसिकली जो डिज़ाइन और आर्किटेक्ट फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनको हम एक रास्ता दिखाते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। Oh wow. दैट इज़ चारकोल। Wow. Beautiful. Last question. What is one thing you want to tell the world, like a good message, and your students? कीप डूइंग गुड थिंग्स, बस ये बोलना Nice. चाहूँगा। Actually, guys, not even kidding, and I'm not saying this only for buttering purposes, but आपको ज़रूर जाके देखना चाहिए कि ये क्या काम करते हैं, what kind of work he's doing. He's doing a brilliant job and all by himself. मतलब of course गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलना बड़ा मुश्किल है। तो जैसे सर ने भी कहा था कि खुद बहुत चीज़ें खुद के पैसों से ही या NGOs के थ्रू हेल्प करके करते हैं। सो फॉर ऑल द पीपल हु कैन ऑल्सो गो एंड हेल्प नवीन सर, आप प्लीज़ नवीन सर के पास जाएँ। आई विल ऑफ कोर्स गिव हिज डिटेल्स इन द पॉडकास्ट वीडियो एज वेल। थैंक यू सो मच सर। मुझे तो बहुत मज़ा आया। आपको कुछ बोलना है? थैंक यू सर, आपको भी, जिसने मुझे इनवाइट किया, तो उसके लिए मैं वेरी थैंकफुल हूँ। अरे नहीं और सर, मैं अपने मैसेज कन्वे कर पाया, तो इसके लिए नहीं, मैसेज तो आई एम श्योर कि आप अभी आगे भी करते रहोगे, एंड वी सिंसियरली होप कि आप यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को कुछ एक्चुअली रिसोर्सेज मिले। वी एट आन्या ऑल्सो, ये मैं बोल रहा हूँ कि वी विल ऑल्सो लव टू कॉन्ट्रीब्यूट। आप प्लीज़ बताना इफ़ वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन एनी वे, आई वुड लव टू डू इट in any manner. Thank you so much, sir. Thank you so much for being a part of the Heartful Show. थैंक यू। So thank you for subscribing to the Heartful Show. If you still haven't subscribed, see the banner below. Subscribe, watch, share, like, and spread your love. This is your host Argaman Sethi signing off. And yeah, I'm taking a leave from Naveen sir's classroom today. Thank you.